एक रोज नेटो समिट में शामिल होने अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक ही प्लेन से इटली के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते उनके प्लेन पर एक भीषण हमला हो गया। फिल्म की शुरुआत होती है स्पेन के ला टोमाटीना फेस्टिवल से, जहां हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक रहे हैं। कोई सिर पर मार रहा है, कोई मुंह पर। पूरा शहर टमाटर के रस में भीगा हुआ है। इसी भीड़ में CIA और MI6 की टीम एक रूसी हथियार तस्कर विक्टर ग्रादोव को पकड़ने आई है। वो बहुत खतरनाक है और 2 साल में पहली बार सामने आया है। इन्होंने उसे अपने जाल में फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। चप्पे चप्पे पर कैमरे तैनात हैं। इस पूरे मिशन की कमान एजेंट नोल बिसेट के हाथों में है। इसी बीच एक एजेंट को ग्रादोव दिखा। उसके आते ही MI6 की टीम में खलबली मच गई। उन्होंने उसकी पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन शुरू किया, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। दरअसल ग्रादोव अपनी टोपी से चेहरे को छिपाते हुए आगे बढ़ रहा था, मानो उसे कैमरों की लोकेशन पहले से पता हो। इतने में उसके जैसे 2 और डुप्लीकेट दिखे और ठीक उसी समय एक ग्रे रंग की वैन MI6 की वैन के बगल में आकर खड़ी हो गई, जिससे एजेंट बिसेट को लगा कि ये एक ट्रैप हो सकता है। इससे पहले कि वो कोई निर्णय ले पाती, ग्रादोव के लोग एजेंट्स को मारना शुरू कर देते हैं। हर एजेंट के पीछे पहले से ही ग्रादोव के लोग तैनात थे। देखते ही देखते वो सबको खत्म कर देते हैं, यहां तक कि MI6 की वैन को भी कब्जे में लेकर उनके सिस्टम में बग डाल देते हैं। इधर एजेंट बिसेट किसी तरह गोलियों से बचती है और उन पर टूट पड़ती है। वो इतनी फुर्तीली और निडर थी कि उसके साथ ही उसकी बहादुरी की मिसालें दिया करते थे। अकेले ही उसने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तभी उसे भी एक गोली आकर लगी और सब कुछ शांत हो गया। आखिर विक्टर ग्रादोव का असली मकसद क्या है? खैर, जो भी हो, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क न्यूज देख रहे थे और हर चैनल पर सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति विल डेरिंजर की ही खबरें चल रही थीं। डेरिंजर पहले हॉलीवुड के सुपरस्टार थे और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया करती थीं, लेकिन अब उन्होंने अपना प्रोफेशन बदलकर राजनीति में कदम रखा है और सिर्फ 5 महीने में ही जनता का आत्मविश्वास भी जीत लिया है। वो कल ही लंदन पहुंचे हैं और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां वो पहली बार आमने सामने मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क से, जो पिछले 6 सालों से इस पद को संभाले हुए हैं। इसके बाद डेरिंजर इटली में होने वाली नेटो समिट में शामिल होने वाले हैं। अगली खबर सुनकर सैम पूरी तरह हताश हो गए। दरअसल स्पेन में जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ था, उसमें CIA और MI6 के 7 एजेंट मारे गए थे और उनकी टीम लीडर नोल बिसेट घटनास्थल से लापता थी, जो सैम की करीबी सहयोगी मानी जाती थी। इस घटना के पीछे वजह यह थी कि विक्टर ग्रादोव ब्लैक मार्केट के लिए हथियार बनाता और सप्लाई करता था। कुछ साल पहले नेटो ने एक एयर स्ट्राइक में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तबाह कर दिया था। तभी से वो गायब था, लेकिन अब शायद वो बदला लेने के इरादे से फिर से सामने आया है। उधर यही जानकारी राष्ट्रपति विल डेरिंजर को उनकी सीनियर एडवाइजर साइमन भी दे रही थी। इसके बाद सैम और डेरिंजर की मुलाकात होती है, जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और वहीं कुछ मुद्दों को लेकर उनके बीच तकरार हो गई। ये टकराव दोनों देशों के लीडर्स के लिए सही नहीं था, इसलिए दुनिया को उनके बीच दोस्ती दिखाने और मीडिया में पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए सैम और डेरिंजर के सलाहकारों ने एक फैसला लिया। अगर दोनों नेटो समिट में एक साथ जाएं तो यह मुमकिन हो सकता है। काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों मान गए। दूसरी तरफ ग्रादोव अपने स्नाइपर के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी गलती की वजह से उसके सबसे जरूरी व्यक्ति की जान जा सकती थी, इसीलिए ग्रादोव ने स्नाइपर को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उधर न्यूज चैनलों पर US प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की दोस्ती की गूंज उठ चुकी थी। उन्हें साथ देखकर जनता भी खुश नजर आ रही थी। दोनों ने साथ में कुछ तस्वीरें खिंचवाईं और फिर उनका प्लेन उड़ चला। कुछ देर बाद प्लेन का एक किचन क्रू टेक स्टाफ के लिए बर्गर लेकर गया और अचानक उन पर हमला करके केबिन में मौजूद सभी को मार डाला। फिर उसने अपने प्लेन की लोकेशन अपने साथियों को भेज दी, जो उसी के इंतजार में थे। लोकेशन मिलते ही वे US प्रेसिडेंट के प्लेन एयरफोर्स 1 के ठीक आगे पहुंच गए। खतरे को भांपकर उस अनजान प्लेन को तुरंत दिशा बदलने की धमकी दी गई, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच एयरफोर्स 1 के सारे रेडियो आउट थे और पायलट किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। प्लेन में डर का माहौल बना हुआ था
और तभी उस अनजान प्लेन के पिछली तरफ का दरवाजा खुला और उन्होंने एयरफोर्स 1 पर ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए एयरफोर्स 1 से भी गोलियां चलाई गईं और 3 ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन चौथा ड्रोन प्लेन के एक इंजन से टकरा गया। अब दुश्मन की मंशा बिल्कुल साफ हो चुकी थी, वे प्लेन को मार गिराने ही आए थे। तभी एक और ड्रोन का धमाका हुआ जिसने एयरफोर्स 1 का साइड डोर उड़ा दिया। अचानक प्लेन में हवा का दबाव तेजी से बदल गया और एक आदमी उसी दबाव में खींचकर प्लेन से बाहर उड़ गया। सैम और राष्ट्रपति डेरिंगर की जान भी खतरे में थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों भी किसी भी पल बाहर खिंच जाएंगे। उधर प्लेन के अंदर घुसाया घुसपैठिया अलग ही कोहराम मचा रहा था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाई और एयरफोर्स 1 को तुरंत 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले गया ताकि केबिन प्रेशर स्टेबल हो सके। जैसे ही प्लेन थोड़ा स्थिर हुआ, राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट ने डेरिंजर और सैम को प्लेन के पिछले हिस्से की ओर ले जाना शुरू किया, क्योंकि वहीं पैराशूट रखे थे। लेकिन तभी दुश्मनों ने एक और हमला किया। इस बार और भी ज्यादा ड्रोन भेजे गए। बचाव के लिए एयरफोर्स 1 से फ्लेयर्स छोड़े गए। कुछ हद तक ये कारगर रहे, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक और ड्रोन ने आकर प्लेन के दूसरे इंजन को उड़ा दिया। अब प्लेन हवा में उल्टा घूमने लगा। हर किसी की जान हलक में आ गई। इसी बीच वो घुसपैठिया एक पैराशूट उठा चुका था और बाकी बचे हुए सारे पैराशूट्स में आग लगा दी। सैम और डेरिंजर बड़ी मुश्किल से उस जगह तक पहुंचे, लेकिन उनके आते ही घुसपैठिया प्लेन से कूद गया। अब वक्त बहुत कम बचा था, प्लेन क्रैश होने ही वाला था। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जलते पैराशूट्स में से 2 सही पैराशूट किसी तरह ढूंढ निकाले और दोनों लीडर्स को थमाते हुए कहा, हम बेलारूसियन एयरस्पेस में क्रैश करने वाले हैं। आपको हमारे पोलैंड वाले सेफ हाउस में जाना होगा, गोल्डन माउंटेन माइनिंग कंपनी, जो वार्सो में ग्डांस्की ब्रिज के नीचे है। फिर उसने झटपट उन्हें पैराशूट खोलने का तरीका बताया और बिना एक पल गंवाए एजेंट ने दोनों को प्लेन से धक्का दे दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सैम, जो कभी ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर रह चुका था, उसे पैराशूट से लैंड करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रपति डेरिंगर की हालत खराब हो गई। उनका पैराशूट उड़ते उड़ते जंगलों के बीच एक पेड़ में जा फंसा। थोड़ी ही देर बाद दुनिया भर के न्यूज में एयरफोर्स 1 के क्रैश होने की खबर फैल गई। अनुमान ये भी लगाया गया कि यूएस प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोनों उस प्लेन क्रैश में मारे गए। इस खबर के बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति एलिजाबेथ कर्क ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद संभालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का नेटो समिट में भाग लेना अहम था। दूसरी तरफ जब डेरिंजर होश में आया, तब तक सैम अपने अनुभव से ये अंदाजा लगा चुका था कि डेरिंजर कहां गिरा होगा। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि जो हमला अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन पर किया गया है, वो किसी मामूली इंसान का काम नहीं हो सकता। वो लोग दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा घेरे को तोड़कर उन तक पहुंचे थे। इसलिए अब इनकी सलामती इसी में थी कि वो दुनिया की नजरों में मृत माने जाएं और चुपचाप सेफ हाउस तक पहुंचे। वैसे भी दुनिया भर की न्यूज में एयरफोर्स 1 के क्रैश और राष्ट्रपति डेरिंजर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सैम की मौत की खबर अब तक फैल चुकी होंगी। सैम का अंदाजा बिल्कुल सही था, लेकिन डेरिंजर इसे मानने को तैयार नहीं था। उसका ध्यान बस एक ही बात पर था, उसे अपनी पत्नी से बात करनी थी। वो उसे बताना चाहता था कि वो जिंदा है। जैसे ही उसने फोन उठाया, सैम ने अपना जूता उठाकर फोन पर दे मारा, क्योंकि वो जानता था कि दुश्मन अब भी ट्रैक कर रहे होंगे और एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी। अगर उनका लोकेशन हाथ लग गया तो दुश्मन उनको पकड़कर अपने डिमांड थोप सकते थे। फिर क्या था, दोनों निकल पड़े, लेकिन वो बेलारूस में कहां पर थे इसका कुछ आइडिया नहीं था। दूसरी तरफ शपथ ग्रहण पूरा होते ही एचलॉन सुरक्षा प्रणाली को राष्ट्रपति किर्क के नियंत्रण में अधिकृत किया गया। सभी निगरानी प्रोटोकॉल दोबारा कैलिब्रेट किए गए। अब गोपनीय सिस्टम तक पहुंच उनके पास होगी, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच ग्रेडोव के आदमी ने इनके सिस्टम को हैक कर लिया, उसी बग के बलबूते जो उन्होंने लाटोमाटीना फेस्टिवल में उनके सिस्टम में डाला था। देखते ही देखते एशेलॉन अब उनके कंट्रोल में था। एशेलॉन एक गुप्त सिग्नल इंटेलिजेंस निगरानी प्रणाली है, जिसे मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड द्वारा चलाया जाता है, जिसे 5 आइज कहा जाता है। दरअसल ये वैश्विक स्तर पर ईमेल, फोन कॉल, फैक्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है। उधर जंगल में काफी देर तक भटकने के बाद सैम और डेरिंजर को आखिरकार एक ठिकाना नजर आया, जहां कुछ लड़के डीजे बजाकर मस्ती में डूबे थे। उनके पास ही एक कार खड़ी थी जो शायद वार्सो पहुंचने का जरिया बन सकती थी। दोनों ने चुपचाप कार चुराने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए।
डेरिंजर को लगा कि वो कभी हॉलीवुड का सुपरस्टार रहा है तो शायद ये लोग उसे पहचान लेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा वो लड़के उन्हें लूटने के लिए मारपीट पर उतर आए। सैम इसके लिए पहले से ही तैयार था। जैसे ही हमला हुआ वो बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा। सामने खड़े लड़के उसके आगे क्या टिकते। 6 फुट 2 इंच का हट्टा कट्टा आदमी था वो, ट्रेन्ड और खतरनाक। उधर डेरिंजर को जब कुछ घूंसे पड़े तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये लड़के सच में उन्हें मार रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं था। और फिर उसके भीतर छुपा पुराना स्टार भी जाग उठा। उसने एक ही पंच में एक लड़के का दांत तोड़ दिया, ऐसा पंच कि वहां खिड़की बन गई। लेकिन लड़के रुकने वाले नहीं थे। लड़ाई और भी उग्र होती जा रही थी और लग रहा था कि अब हालात हाथ से निकल जाएंगे। तभी वहां एक धमाका हुआ। एक महिला हाथ में बंदूक लिए सामने खड़ी थी। उसे देखते ही वो बदमाश लड़के वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल ये घर उसी महिला का था। सैम और डेरिंजर ने उससे मदद की गुहार लगाई और हैरानी की बात यह रही कि उसने बिना एक भी पैसे लिए मदद के लिए हाँ कर दी, जबकि सैम और डेरिंजर के पास बॉर्डर क्रॉस करने के लिए दस्तावेज भी नहीं थे। इसके बाद दोनों उसके भेड़ों से भरे ट्रक में सवार होकर वारसो की ओर रवाना हो गए। बॉर्डर पर चेकिंग हुई तो सैम और डेरिंजर को भेड़ों के झुंड में छिपकर लेटना पड़ा। लेकिन उस तंग और बदबूदार जगह में डेरिंजर की हालत खराब हो गई। उधर महिला ने पूरी होशियारी से पेपर्स चेक करवाए और जाते जाते सिपाहियों को एक भेड़ भी भेंट कर दी। बदले में बिना किसी शक के वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर गई। शाम होते होते उसने दोनों को वारसो पहुंचा दिया। विदा लेते वक्त डेरिंजर ने अपनी घड़ी उसे देने की कोशिश की, वही घड़ी जो उसे हॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार कीनू रीव्स ने तोहफे में दी थी। मगर महिला ने मुस्कुराते हुए घड़ी लेने से इनकार कर दिया और बस इतना कहा, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। डेरिंजर कुछ पल के लिए चौंक गया। अब उसे समझ आया कि वो महिला शुरुआत से जानती थी कि उसके साथ सफर करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति विल डेरिंजर है। मगर उसने ये रात सफर के आखिर तक जाहिर नहीं होने दिया। इस रोड के दूसरे साइड पर था सेफ हाउस, जहां दोनों पहुंचकर डोरबेल बजाए। कैमरे में उनकी पहचान होते ही दरवाजे खोल दिए गए। अंदर एक बंदा मिला जो विल डेरिंजर को जिंदा देख सीने से लिपट गया। उसका नाम था मार्टी कोमर, जो यहाँ का स्टेशन एजेंट था। दूसरी तरफ एशेलॉन इंटरसेप्टेड सिक्योरिटी फुटेज से ग्राडोव को पता चल गया कि सैम और डेरिंजर दोनों के दोनों जिंदा है। फिर क्या था, उसने अपनी एक टीम को तुरंत कॉल किया और वे हेलीकॉप्टर वारसो के सेफ हाउस की ओर मोड़ लिए। इधर सैम के पूछने पर मार्टी ने उनके प्लेन क्रैश होने के बाद की पूरी जानकारी दी। पहले सैम और डेरिंजर दोनों पर हमला हुआ और अब एशेलॉन का सर्वर भी हैक कर लिया गया है। 20,000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट फाइलें लीक हो चुकी हैं, जिनमें नेटो देशों की सालों पुरानी गुप्त गतिविधियां दर्ज थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, ये हमला बाहर से नहीं भीतर से हुआ था। दोस्तों ने ही एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपा। अब कल की समिट में सिर्फ भाषण नहीं होंगे, उंगलियां उठेंगी और गालियों की गूंज सुनाई देगी। फ्रांस की पोल खुल चुकी है कि उन्होंने जर्मनी का पिछला चुनाव एक पत्रकार के जरिए प्रभावित किया था। चेक रिपब्लिक इटली से नाराज है क्योंकि उन पर उनकी अर्थव्यवस्था गिराने की साजिश का शक है। और सबसे बड़ी विडंबना, अब तक कोई भी एशेलॉन सर्वर को दोबारा कंट्रोल में नहीं ले सका है। यानी ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसी और भी सनसनीखेज खबरें सामने आ सकती हैं। इसके पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो एशेलॉन का इस्तेमाल करके नेटो को अंदर से तोड़ने पर तुला है। अगर नेटो बिखर गया तो तानाशाही देश खुलकर अपनी चालें चलाएंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। मामला सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। हालात अगर बिगड़े तो बात सीधी तीसरे विश्व युद्ध तक जा सकती है और यूएस के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। उधर डेरिंगर अब और छुपकर बैठने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि वो मार्टी से एम्बेसी कॉल करवाता, अचानक इमरजेंसी अलार्म बज उठा। खतरे को भांपते ही मार्टी ने दोनों को फौरन सुरक्षित सेफ हाउस में पहुंचाया, जहां की आर्मरी में हर तरह की घातक बंदूकें मौजूद थीं। सैम और डेरिंजर ने अपनी पसंद की गन चुनी और तैयार हो गए। इसके बाद मार्टी ने उन्हें जल्दी से हर हालात के लिए ब्रीफ किया। अगर मैं तुम्हें बाहर निकालने में नाकाम रहा तो सेकेंडरी एग्जिट यूज करना। पहले लेफ्ट, फिर नीचे उतरते ही बंकर रूम मिलेगा। वहां दाईं दीवार पर एक पोस्टर होगा, उसे पंच करते ही गुप्त रास्ता खुल जाएगा। इस बीच ग्राडोव के लोग दरवाजे पर बम लगाने में जुटे थे और इधर मार्टी ने केबल जोड़कर एक मॉनिटर उठाया और सीसीटीवी की मदद से हमला करने वालों पर नजर गड़ा दी। फिर शुरू हुआ उसका एक तरफा शिकार। वो एक एक करके घुसपैठियों को चुन चुनकर मारने लगा। दुश्मन समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें मार कौन रहा है और मार्टी सीसीटीवी में देख उनका शिकार करता जा रहा था। आखिर में एक बंदा डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन ग्राडोव के मेन लोग अब तक मार्टी की चालाकी समझ चुके थे।
उन्होंने कमरे का कैमरा ढूंढ निकाला और सीधे शूट कर दिया। फिर साथ मिलकर उन्होंने मार्टी को घेर लिया और मार गिराया। ये देखते ही सैम और डेरिंजर देर किए बिना नीचे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने मोड़ लिया, दीवार पर वही पोस्टर दिखाई दिया जिसमें पंच करना था। डेरिंजर ने जोर से घूंसा मारा और छिपा हुआ रास्ता खुल गया। मगर ठीक उसी पल ग्राडोव के लोग भी वहां पहुंच गए और अगले ही सेकंड वो तंग गलियारा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दीवारों से चिंगारियां उछलने लगीं। सैम और डेरिंजर ने किसी तरह मौका निकालकर उस गुप्त रास्ते से अंदर कदम रखा जहां उन्हें एक लिफ्ट मिली। बिना वक्त गंवाए दोनों लिफ्ट में घुस गए और वहां से निकल भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर सड़क पर आए, 2 बंदूकधारी पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। बच निकलने की सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थीं। तभी एक करिश्मा हुआ। एक पुलिस कार तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी और अगले ही पल वो कार सीधे ग्राडोव के दोनों आदमियों को कुचलती हुई निकल गई। उस कार को चला रही थी एजेंट नोएल बिसेट, वही एजेंट जो अपने पिछले मिशन के बाद से लापता थी और जिसे MI6 अब तक मृत मान चुका था। सैम की नजर जैसे ही बिसेट पर पड़ी, दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। हैरानी, राहत और वो पुरानी दोस्ती, सब कुछ उनकी आंखों में साफ दिख रहा था, क्योंकि दुनिया की नजरों में दोनों मर चुके थे और अब एक दूसरे को जिंदा देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सालों पहले सैम और बिसेट साथ काम किया करते थे। सिर्फ साथी नहीं बल्कि गहरे दोस्त भी थे। तुम जिंदा कैसे बच गई? सैम के इस सवाल पर बिसेट ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे वो स्पेन के मिशन के बाद गायब हुई, कैसे उसने खुद को जिंदा रखा और कैसे वो विक्टर ग्राडोव के पीछे लगातार लगी रही। वो बताते बताते ट्रिगर दबाई और कार में लगे बम के धमाके के साथ ग्राडोव के लोग उसके चपेट में आ गए। बिसेट ने आगे बताया कि विक्टर ग्राडोव का पीछा करते हुए एक दिन वो एक अहम सुराग तक पहुंची, उसके बेटे के बारे में। वो एक होनहार वैज्ञानिक था जिसने एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया था जो कभी मेल्ट डाउन नहीं हो सकता था। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं पेबल बेड टेक्नोलॉजी। असल में ये पूरी खोज ग्राडोव के बेटे की थी, लेकिन अमेरिका ने इसका क्रेडिट खुद ले लिया और इसे अपनी देन बता दिया। ग्राडोव का बेटा अपनी रिसर्च को लगभग पूरा कर चुका था। उसे सिर्फ एनरिच्ड प्लूटोनियम की जरूरत थी। ये काम उसके पिता ने ब्लैक मार्केट के जरिए करवा दिया। जब एशेलॉन को इसकी भनक लगी तो नेटो को शक हुआ कि ग्राडोव कोई नया न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। फिर वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ग्राडोव के बेटे के ठिकाने पर बम गिराए गए और वो मारा गया। यानी अमेरिकन ने सिर्फ उसके बेटे की जान ही नहीं ली, बल्कि उसकी पूरी रिसर्च भी चुरा ली। बाद में वही टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने अमेरिका की उपलब्धि बनकर पेश की गई। प्रेसिडेंट ने गर्व से इसे अपनी कामयाबी बताया, बिना ये समझे कि इसके पीछे कितनी कुर्बानी और कितना सच दबा हुआ था। तभी से ग्राडोव नेटो को खत्म करने पर उतारू हो गया। लेकिन ये सब अकेले उसके बस की बात नहीं थी। कोई अंदर से उसकी मदद कर रहा था। सबसे पहले शक सैम और डेरिंजर के सहायकों पर गया, क्योंकि उन्हीं ने दोनों को जबरन एक साथ नेटो समिट में भेजा था। गद्दार कौन है और उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए यूएस एम्बेसी जाना बहुत बड़ा रिस्क होता। अब बिसेट का प्लान था दोनों को इस कॉन्टिनेंट की सबसे सुरक्षित जगह ट्रिएस्ट पहुंचाना, जहां नेटो समिट हो रहा था। अगले ही पल तीनों ट्रेन पकड़कर वहां के लिए निकल पड़े। उधर एशेलॉन के जरिए ग्राडोव के आदमी रूट को बिसेट की लोकेशन पता चल गई। कुछ देर बाद जब डेरिंजर सो गया तो सैम ने चुपके से बिसेट से बात शुरू की। दोनों कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सैम की राजनीति और जिम्मेदारियां उनके बीच आ गईं। अब वो बीती बातें थीं। बिसेट उठकर कुछ खाने लाने चली गई। तभी रूट और उसका एक साथी हथियार लेकर उनके केबिन में घुस आए। अचानक रूट ने अपने ही साथी को गोली मार दी। बदले में उसका साथी मरने से पहले रूट को भी पेट में गोली मार गया। अगले ही पल बिसेट लौट आई और रूट पर बंदूक तान दी। रूट ने बताया कि ग्राडोव उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने ही ग्राडोव का सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन किया था, लेकिन अब वो मदद करना चाहता था। रूट ने चेतावनी दी, ग्राडोव एशेलॉन की आंखों से तुम्हें देख रहा है। अगला स्टेशन तुम्हारे लिए मौत है। ट्रेन से कूदो और सीधे क्रोएशिया जाओ। जादार में 12 लवास्का स्ट्रीट, 5वीं मंजिल पर एक सिक्योर टर्मिनल है। फिर उसने कुछ कमांड डेरिंजर के हाथों पर लिखे और कहा, इस कमांड को चलाओ, उसी से पता चलेगा कि ग्राडोव किस टॉप लेवल सिक्योरिटी अफसर के संपर्क में है। इतना कहकर रूट दम तोड़ देता है और फिर क्या था, बारी बारी तीनों चलती ट्रेन से कूद पड़े। उधर ग्राडोव की साजिश कामयाब होती नजर आ रही थी। अगली सुबह नेटो की वोटिंग होने वाली थी और उससे पहले ही 25 देश संगठन छोड़ने का फैसला कर चुके थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट कर्क के हाथ से अब सब कुछ फिसलता नजर आ रहा था। इधर बिसेट ने एक कार चुराई और सीधे पहुंची ज़ेडार, उस पते पर जो रूट ने बताया था।
5वीं मंजिल पर उन्हें उसका सीक्रेट ऑफिस मिल गया, जो कि एक कंटेनर के अंदर था और वहीं रखा था वो सिक्योर टर्मिनल। लेकिन तभी नीचे की सड़क पर कुछ गाड़ियां आकर रुक गईं। ग्राडोव के लोग पहुंच चुके थे। अब वक्त कम था। एक तरफ सर्वर से जानकारी निकालनी थी, दूसरी तरफ नीचे से चढ़ते दुश्मनों को रोकना भी था। सैम ने मोर्चा संभाला और बिसेट डेटा एक्सेस करने में जुट गई। तभी ग्राडोव के लोगों ने पलटवार किया और तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। हड़बड़ी में सैम से एक भारी गलती हो गई। हथियारों के बैग में कई ग्रेनेड थे और उनमें से एक का पिन खुल चुका था। समझते ही सैम ने बिना वक्त गंवाए पूरा बैग दुश्मनों की तरफ उछाल दिया। भयानक धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग हिल उठी। सीढ़ियां चकनाचूर हो गईं, लेकिन ग्राडोव के लोग रुकने वाले नहीं थे। अब उन्होंने ऊपर पहुंचने के लिए ऑटो असेंडर गन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उधर सैम फ्लेयर जलाए चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही पहला आदमी ऊपर आता दिखा, सैम ने फ्लेयर उसके हेलमेट में दे मारा। वो आदमी सिर्फ खुद ही नहीं गिरा, अपने साथ नीचे कई और को भी ले गया। आखिरकार ग्राडोव के लोगों ने वो रास्ता छोड़ दिया और अब प्लान बी एक्टिवेट हो चुका था। उधर जैसे ही प्रोग्राम ओपन हुआ, सामने आया सच। वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति विल डेरिंजर की सलाहकार ब्रैडशॉ थी। पिछले 18 महीनों से उसके और ग्राडोव के बीच लगातार कांटेक्ट हो रहे थे। सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद था। इसी बीच एक जोरदार झटका लगा। उनके कंटेनर पर किसी ने हुक से हमला किया और एक हेलीकॉप्टर पूरे कंटेनर को हवा में खींच ले गया। दीवार तोड़ता हुआ कंटेनर ऊपर उठा और उसके अंदर फंस चुके थे बिसेट और डेरिंजर। उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद था ग्राडोव, जिसने सीधे सैम पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया। बिसेट कुछ नहीं कर सकती थी, वो बस सब देखती रह गई। अब उनके पास एक ही रास्ता था, इससे पहले कि ग्राडोव उन्हें भी खत्म कर दे। कंटेनर से कूदना होगा। थोड़ी ही दूरी पर एक बिल्डिंग दिखाई दी, जिसके ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरने वाला था। वो दोनों कूदने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही सही मोमेंट आया, छलांग लगा दिए। बिल्डिंग की छत पर गिरते ही उनकी जान बच गई और पीछे उड़ते हेलीकॉप्टर से ग्राडोव ने खाली कंटेनर नीचे गिरा दिया। उसे यकीन था कि तीनों मारे जा चुके हैं और यही खबर उसने अपने क्लाइंट को दी। कुछ ही सेकंड बाद ग्राडोव के सामने बैठे बंदूकधारियों को एक मैसेज मिला। उनके चेहरे के हाव भाव बदलते ही ग्राडोव सब कुछ समझ गया। काम पूरा होते ही अब मुझे भी रास्ते से हटाया जाएगा। उसने बिना एक पल गंवाए दोनों को वहीं ढेर कर दिया। अगली सुबह तक बिसेट डेरिंजर को लेकर ट्रिएस्ट के पोर्ट पर पहुंच चुकी थी। वहीं से डेरिंजर ने सीधे प्रेसिडेंट कर्क को कॉल किया, पूरा मामला बताया और ये भी कि गद्दार कोई और नहीं, उनकी अपनी एडवाइजर ब्रैडशॉ है। कर्क सन्न रह गई। वो बस इतना बोली, तुम जल्दी लौट आओ, मैं तुम्हें लेने के लिए बीस्ट भेजती हूँ। तब तक किसी भी कीमत पर नेटो की वोटिंग रोकने की कोशिश करती हूँ। बीस्ट यानी यूएस प्रेसिडेंट की बुलेट प्रूफ लिमोजीन, एक चलती फिरती किले जैसी कार। कुछ देर बाद बीस्ट पहुंची और दोनों बेझिझक उसमें सवार हो गए। लेकिन तभी सामने बैठा शख्स गणताने नजर आया, वही जिसने प्लेन क्रैश करवाया था। अब सारी गुत्थी सुलझ गई थी। गद्दार ब्रैडशॉ नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कर्क थी। वो चाहती थी कि राष्ट्रपति डेरिंजर मारा जाए और उसकी कुर्सी उसे मिल जाए। ग्राडोव तो सिर्फ एक मोहरा था। अगले ही पल किर्क ने अपने आदमी को कॉल करके आदेश दिया, उसे सही जगह ले जाकर खत्म कर दो। लेकिन डेरिंजर ने एक सेकंड की देरी किए बिना उसका ध्यान भटकाया और दोनों ने मिलकर उस बंदूकधारी पर धावा बोल दिया। गन छीनते वक्त गोली चल गई और गाड़ी का ड्राइवर मारा गया। उधर ग्राडोव के लोग भी पीछा करते हुए हमले पर उतर आए थे। बच निकलना अब नामुमकिन लग रहा था। तभी पीछे से दुश्मनों की गाड़ियां कुचलता हुआ सैम आता है। वो छलांग मारकर बीस्ट में कूदा और अपनी बच निकलने की कहानी सुनाई। फिर कई मुश्किलों से जूझते हुए आखिरकार वो नेटो समिट के वेन्यू तक पहुंच ही गए। उधर मीटिंग शुरू हो चुकी थी। इटली और फ्रांस नेटो से अलग होने की बात उठा चुके थे। यहां तक कि अब खुद प्रेसिडेंट कर्क भी गठबंधन तोड़ने की घोषणा करने वाली थी। लेकिन ठीक उसी वक्त सैम और डेरिंजर मीटिंग हॉल में आ धमके। उन्होंने सबके सामने सच्चाई रख दी, समझा दिया कि ये साझेदारी क्यों सभी देशों के लिए जरूरी है। कर्क का तर्क था, हम अपना पैसा, पावर, सैनिक सब कुछ लगाते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। वो अपनी बात खत्म ही करने वाली थी कि अचानक एक गोली चली और कर्क की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। दरअसल ग्राडोव वहां पहुंच चुका था बदला लेने, क्योंकि कर्क ने ही उसे इस्तेमाल कर मरवाने की कोशिश की थी। अगले ही पल ग्राडोव ने मीटिंग हॉल में एक ग्रेनेड फेंक दिया और अपने आदमियों को आदेश दिया, सबको मार डालो। चारों तरफ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अफरा तफरी मच गई। जो जहां छिप सकता था छिप गया। आखिर में ग्राडोव जब हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त मारा गया।